हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था। तो कृषि प्रधान देश रहा है, तो इससे क्या है कि यहाँ के लोगों की आय भी कृषि से जुड़ी हुई है और यहाँ के जो शासक है उनकी आय भी कृषि से जुड़ी हुई है। यानी कि जो कृषि पे जो कर लगाए जाते थे भूमि पे, उनसे जुड़ी रहती थी शासकों की आय। जैसे कि प्राचीन काल में भू भाग बलि इस टाइप से भूमि पर कर लगाए जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि भूमि पे कर कंटिन्यू चलते रहे। जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपना क्षेत्र विस्तार किया, 1757 के प्लासी के युद्ध के बारे में बाद जब इन्होंने बंगाल पे अधिकार कर लिया और धीरे धीरे ये पूरे क्षेत्र में विस्तार करने लगे, तो इन लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। इन लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। तो सबसे पहले 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई। इजारेदारी व्यवस्था कब? 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम। ठीक है, इसमें होता क्या था, सबसे अधिक बोली लगाने वाले जो जमींदार होते थे उन्हें भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। यानी कि क्या है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को इजारेदार बनाया जाता था, जो क्या करता था, कंपनी को गांव से राजस्व वसूल करके देता था। ठीक है, ये व्यवस्था को पचसल्ला व्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि ये 5 सालों के लिए होती है। ठीक, उसके बाद इसे 1777 में 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। यानी कि हर वर्ष बोली लगेगी, 1 वर्ष बोली लगी, दूसरा जमींदार बन गया, अगले वर्ष बोली लगी तो तीसरा जमींदार बन गया। इससे क्या हो रहा था कि स्थिरता नहीं थी। ब्रिटिश को भी तो एक अनुमान होना चाहिए ना कि हाँ इस बार में कितना मिलेगा, उस बार कितना मिलेगा। अब बार बार जब जमींदार चेंज हो रहे थे तो बार बार दरें भी चेंज हो रही थी, और दरें चेंज हो रही थी तो अस्थिरता थी। इन लोगों के बजट बनाने में तो प्रॉब्लम आएगी ना भाई। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर 1793 में स्थायी बंदोबस्त लेके आए। स्थायी बंदोबस्त लेके कौन आया? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त आया। कहा जाता है कि ये ब्रिटिश के जमींदार परिवार से ही था। तो इन लोगों जो कॉर्नवालिस है, तो कॉर्नवालिस का जमींदारों के प्रति थोड़ी ज्यादा समर्पण देखने को मिलता है, क्योंकि स्थायी व्यवस्था में क्या है, स्थायी निश्चित समय के लिए निश्चित भू राजस्व वसूल करने की प्रक्रिया है। यानी कि आप इतने समय में हमें इतना देंगे पैसा, बाकी जो बचेगा वो एक्स्ट्रा जो होगा वो जमींदार के पास बच जाता था। क्या है कि ये किस किस क्षेत्र में लगा था, तो कहां कहां लगा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक। स्टेटमेंट वाइज अगर प्रश्न दे देगा कि ये इतने क्षेत्र में लगा है, तो आपको चेक करना है कि कितने क्षेत्र में ये लगा है। तो भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लगा है? 19% पे। ठीक है, और इसमें क्या था कि 10/11 भाग जो है अंग्रेजों को दे दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार रख लेते थे। अब आपको लग रहा होगा कि इतना कम जमींदारों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा होगा, पर क्या ऐसा होगा कि 10/11 जो एग्जैक्ट बताएंगे उतने में से ही 10/11 दे देंगे और 1/11 खुद रख लेंगे? नहीं, जितना बताया जाता था उतने में से तो ये लोग 10/11 दे देते थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा उत्पादन होता था वो तो पूरा जमींदार के पास जा रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गई स्थायी व्यवस्था। स्थायी व्यवस्था में के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो ये था कि जमींदार जो थे वो ईमानदारी नहीं बरत रहे थे ब्रिटिशों के साथ। क्या था कि बिचौलियों का काम कर रहे थे जमींदार, किसानों से कितना ले रहे हैं, इन्हें कितना भी दे रहे हैं। तो ब्रिटिश को ये चीज ठीक नहीं लगी। फिर इन्होंने क्या कर दिया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लेके आए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई? 1820 में। तो रैयतों का मतलब होता है किसान। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये थी कि डायरेक्ट किसान से ये लोग कर वसूल कर रहे थे। एक किसान जाएगा ब्रिटिश को देके आएगा, फिर दूसरा किसान जाएगा ब्रिटिश को देके आएगा। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसके टाइम पे हुई? टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन रीड के समय। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि ये वाली व्यवस्था किस टाइम पे आई? स्थायी बंदोबस्त किस समय आया? कॉर्नवालिस के समय। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो या एल्फिंस्टन रीड, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक है, अब कौन से क्षेत्र पे लगी थी? तो ये मद्रास में लगी थी, बॉम्बे में लगी थी, असम में लगी थी। यानी कि कुल भारत का 51% क्षेत्र पर ये लग रही थी। ठीक है, उसके बाद आई महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? महलवाड़ी व्यवस्था में
जो ब्रिटिश थे एक पूरे महल, महल का अर्थ होता है एक गांव या कोई निश्चित क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र से ये लोग समझौता कर लेते थे और क्या होता था कि उसका जो क्षेत्र का मुखिया होता था वो डायरेक्ट जाके ब्रिटिश को वहां के जो गवर्नर जनरल होंगे उन्हें पे कर देते थे पूरा जैसे, ठीक है। ये किसके टाइम पे आया था? तो ये आया था हेस्टिंग्स के समय। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है और हेस्टिंग्स अलग है। तो इजारेदारी व्यवस्था जो है वो आई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम, और महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो आई थी हेस्टिंग्स के टाइम, ठीक है। इन्हें लॉर्ड हेस्टिंग्स कहा जाता है, ठीक। अब कौन कौन से क्षेत्र में थी? तो ये थी मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। मध्य प्रांत वो एमपी के नीचे वाला क्षेत्र और जो है, और जो संयुक्त प्रांत है वो यूपी वाला, यूपी एमपी कुछ राजस्थान का क्षेत्र भी मिला के संयुक्त प्रांत बनता था, ठीक है। और पंजाब का कुछ क्षेत्र। इस तरीके से कुल भारत के 30% पर लग रही थी महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये उत्पादन के आधार पे लग रही थी। जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो उत्पादन के आधार पे, महलवाड़ी व्यवस्था में क्या हो रहा था कि जितना उत्पादन हो रहा था उस आधार पे भू राजस्व पे करना पड़ रहा था हमें। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये था कि आपके पास जितनी भूमि है, ब्रिटिशों को मतलब नहीं है उस पे उत्पादन हुआ है नहीं हुआ है, जितनी भूमि है उस पे आधारित कर लगाया जा रहा था। आपके पास ज्यादा भूमि है, भले उस पे उत्पादन कुछ भी ना हुआ हो लेकिन आपको ज्यादा कर देना पड़ेगा। तो ये हो गई भू राजस्व व्यवस्थाएं। कौन कौन सी? इजारेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम आई थी। इसमें क्या हो रहा था, एक इजारेदार था यानी कि जो सबसे ज्यादा बोली लगा रहा था उसे इजारेदारी जमींदारी सौंप दी जा रही थी। फिर आई स्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस के समय, फिर आई रैयतवाड़ी, डायरेक्ट किसानों के इससे भू राजस्व वसूला जा रहा था। उसके बाद आई महलवाड़ी व्यवस्था। थैंक यू।